बस इसमें ये आवश्यक है कि जब छोटे मामले का ट्रायल चल रहा है, एक्यूज पर्सन का छोटे मामले का ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट उसको एक सम्मन भेजेगा और सम्मन पर पूरी बात लिखी होगी कि आपको फला अपराध के लिए, जैसे कि लोक स्थान में अत्याचार के लिए, लोक स्थान में अत्याचार के लिए तुम्हारे ऊपर जो है वो केस चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है। आप चाहें तो न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने दोष को स्वीकार कर लीजिए, और चाहें तो इस संबंध में जो जुर्माना बताया गया है, जो जुर्माना बताया गया है 10 रुपए, सही है, उसको आप भेज कर और एक पत्र पे ये लिख दीजिए कि हाँ हमसे ये अपराध हुआ था, हम इसको स्वीकार करते हैं, और जो जुर्माना बताया गया हम इसको हम भेज रहे हैं, चाहे डाक खाने द्वारा भेज दीजिए या किसी पत्र वाहक के द्वारा आप भेज करके इसको आप स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपका अगर एडवोकेट है तो आप अपने एडवोकेट से कह दीजिए कि वो आपकी तरफ से कोर्ट में जाकर के जुर्माने की रकम ये 10 रुपए जो है उसको चुका दे और स्वीकार कर ले कि हाँ ये अपराध मैंने किया था। तो देखिए सामान्य जो जनरल रूल है वो ये है कि क्रिमिनल मामलों में अगर जो स्वीकृत करनी है, कन्फेशन करना है, वो एक्यूज पर्सन स्वयं ही करेगा, जनरल रूल है। परंतु एक उसका अपवाद ये है कि जो छोटे मामले होंगे उनमें एक्यूज्ड का जो एडवोकेट होगा वो उसकी तरफ से कन्फेशन करता है, वो उसके देश को स्वीकार करता है। अदरवाइज छोटे मामले नहीं है तो अन्य मामलों में अगर स्वीकार करना है तो फिर वो एक्यूज पर्सन को ही करना पड़ेगा, उसका प्लीडर नहीं कर सकता है। परंतु यहाँ पर एक छूट दे दी गई है, 2 छूटें हैं। पहली कि एक्यूज पर्सन कोर्ट में उपस्थित हुए बिना ही कहीं बाहर है, उसको पत्र सम्मन प्राप्त होता है, सम्मन पर लिखा है कि आपने फला फला अपराध किया था, आप उसको अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो आप जुर्माने की राशि दे करके एक पत्र में लिख दीजिए कि हाँ आपसे ये अपराध हुआ था, हम इसको स्वीकार करना है, प्लस आप जुर्माने की राशि जो है वो डाक द्वारा भेज दीजिए, पत्र वाहक के द्वारा न्यायालय में भिजवा दीजिए, समय रहते हुए जो समय उसमें दिया हो उतने समय भिजवा दीजिए। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपने प्लीडर्स को अथोराइज कर दीजिए कि आपकी तरफ से वो जाकर के प्ली ऑफ गिल्टी न्यायालय में एक्सेप्ट कर ले जाकर के और जुर्माने की राशि चुका दे। तो ये 253 में बात कही गई है। और जब इस प्रकार से प्ली ऑफ गिल्टी कह दी जाती है, स्वीकार कर ली जाती है, चाहे वो न्यायालय में उपस्थित हुए बिना या प्लीडर के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर या स्वयं ही एक्यूज्ड पर्सन न्यायालय में चला जाए उपस्थित होकर जब प्ली ऑफ गिल्टी कर लेता है, तो फिर क्या करेगा वो मजिस्ट्रेट उसके इस अभिभाग को, इस प्ली को वो लेखबद्ध करेगा और जुर्माने की रकम जो उसने भेजी है या वो दे रहा है, उसका प्लीडर दे रहा है, उसको वो लेगा और उसको दोषित कर देगा। अब जो बात चलेगी वो बात चलेगी आपके 254। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, प्रक्रिया जब दोषित न किया है। 254 जो है वो बात करती है कि एक ऐसे मामले की बात करती है कि जब एक्यूज पर्सन प्ली ऑफ गिल्टी न्यायालय में कहता है, एक्यूज पर्सन न्यायालय में मजिस्ट्रेट में उपस्थित होता है और अपने दोष को स्वीकार करता है, प्ली ऑफ गिल्टी जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है वहां पर, और एक्सेप्ट करने के बाद भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये फ्री होकर के इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, किसी जोर जवाब के कारण इसको स्वीकार कर रहा है, और इस कारण से वो उसको क्या करता है कि
कन्विक्ट नहीं करता है, दोषित उसको नहीं करता है, तब आगे प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, तो उसके बारे में बात करती है 254। ये मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 253 का अधीन दोषित नहीं करता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए लेने के लिए, और अभियुक्त को भी सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो वह अपनी प्रत्यक्षा पेश करे लेने के लिए अक्सर होगा। उन्होंने कहा है कि जब धारा 252 253 में एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाता है तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट है आगे कोई तारीख लगाएगा कि फला तारीख को आकर अपना अपना एविडेंस दीजिए और वो सुनेगा उसको। तो ऐसी अवस्था में कि अगर अभियोजन की तरफ से जो साक्ष्य दिया जाएगा, अभियोजन से कहा जाएगा कि आप अपना एविडेंस दीजिए और एक्यूज से भी कहा जाए, तो इनकी तरफ से दोनों तरफ से जितना एविडेंस दिया जाए वो सब लेगा और प्लस इनको वो सुनेगा। धारा 2 कहती है यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो वह साक्ष्यों को हाजिर होने या कोई दस्तावेज पेश करने के निर्देश से समझ जा सकता है। धारा 2 ये कहती है कि जहां एक्यूज पर्सन या प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट से ये निवेदन करता है कि किसी दस्तावेज को न्यायालय में उपस्थित कराना आवश्यक है या किसी साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराना आवश्यक है, आप समन जारी करिए, तो फिर न्यायालय है वो क्या करेगा कि समन जारी कर सकता है। धारा 3 कहती है मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि विचार में प्रयोजन के लिए हाजिर होने में किए जाने वाले उसके उचित में न्यायालय जमा किए जाए। और जहां एक्यूज पर्सन की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से न्यायालय में यह आवेदन किया जाता है कि आप साक्षी या दस्तावेज को न्यायालय में पेश कराने के लिए समन जारी करिए, तो उस साक्षी या दस्तावेज को न्यायालय में उपस्थित होने में जो व्यय किए जाएंगे, जो खर्चे किए जाएंगे, न्यायालय ये कहेगा कि आप लोग पहले वो खर्चा न्यायालय में जमा करिए तब समन जारी करेंगे किसी साक्षी को उपस्थित होने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए। 255 इक्विटल और कन्विक्शन, दोष सिद्ध या दोष मुक्त। 255 उधारा ये कहती है यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो वह सुप्रीम से पेश करवा लेने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोषी नहीं तो दोष मुक्त का आदेश पेश करेगा। 255 उधारा ये कहती है कि जो 254 में मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य लिया या फिर उसको लगा कि कोई अतिरिक्त साक्ष्य या साक्षी है, एक पहली बात अभियोजन पक्ष और एक्यूज्ड पर्सन जो साक्ष्य पेश कराना चाहते थे उसने वो लिया और मजिस्ट्रेट को स्वयं लगा कि इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य भी हो सकता है, उसने उसको भी स्वीकार किया। इन सबको देखने के बाद में उसको ये लगा कि एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ जो है आरोप सिद्ध ही नहीं हो रहा है, अपराध सिद्ध ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो दोष मुक्ति का जो आदेश है वो अभिलिखित करेगा। धारा 2 कहती है जहां मजिस्ट्रेट धारा 325 या 360 के बंधन अनुसार कार्यवाही नहीं करता है वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकेगा। अब इन्होंने धारा 2 ये कहती है कि जहां मजिस्ट्रेट जो है वो धारा 325 सेक्शन 325 या 360 के अनुसार कार्रवाई नहीं करता। मजिस्ट्रेट को लगा कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो क्या है कन्विक्ट कर देता है, इसको दोषित कर देता है। दोषित के बाद वो मजिस्ट्रेट 225 या 260 के 325 या 360 के अनुसार वो कार्रवाई नहीं करता है तो फिर विधि के अनुसार वो दंडादेश दे सकता है। विधि के अनुसार उस अपराध के लिए जितना दंड बताया गया होगा उतना दंड दे देगा। तो यहाँ पर धारा 325 360 में कहा गया है 325 में ये कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ट्रायल तो उसने कर दिया किसी एक्यूज्ड पर्सन का, परंतु दंड के प्रश्न पर जो पेनाल्टी है
उसके प्रश्न पर, दंड के प्रश्न पर उसको ऐसा लगता है कि हम इतना दंड देने के लिए सक्षम ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मामला ट्रांसफर कर देगा कि हम इतना दंड नहीं दे सकते, हमारी ये दंड देने की पावर इससे ये अधिक है, आप इस मामले में दंड दे दिए। मगर वो ट्रायल कर सकता है, ट्रायल कर सकता है, ट्रायल करने के बाद दंड के प्रश्न पर वो ट्रांसफर कर सकता है। सही है। और ये बात कही गई है 325 में। 360 में कहा गया है, 360 में कहा गया है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता है कि जो प्रथम बार जिन्हें अपराध किया होता है उनको परवीक्षा पर या जमानत पर छोड़ दे सकता है, या फिर लोक भर्त्सना करके भी उनको छोड़ सकता है। उदाहरण 3, मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर उदाहरण 3, कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 255 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवार या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणी किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता हो दोषित कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि मामले दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार से संशोधित किए जा सकते हैं। पहला कि आपका परिवार पर संशोधित किया जा सकता है, और दूसरा आपका पुलिस रिपोर्ट पर भी हो सकता है। मामला परिवार पर संशोधित किया गया या फिर किसी अन्य प्रकार से संशोधित किया गया है मामला, और दोनों मामलों में उसको लगता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसको कन्विक्ट कर देने से कोई प्रभाव नहीं बैठेगा। जैसे मान लीजिए कि एक मामला जो था वो संशोधित किया गया, परिवार पर संशोधित किया गया, और परिवार पर संशोधित करने के बाद में उसको लगता है कि ये मामला जो है उसका ट्रायल जो है वो कैसे किया जाना चाहिए, सम्मन नहीं अदरवाइज किया जाना चाहिए, तो वो ऐसा भी कर सकता है। परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर जो एक्यूट पर्सन है उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नेगेटिव प्रभाव मतलब मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि वो अपना